हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, त्रिपुरा विधानसभा ने मनु बांकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है और शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने सत्र के पहले दिन 23 सितंबर को धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पेश किया था। और देखिए, विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, इसके अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, कानून और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन को बढ़ावा देगा। साथ ही इतिहास, संस्कृति, दर्शन और कला वर्ग के कोर्सेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया है और ये सैन्य मामलों में विभाग के साथ सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का जो पद था ये खाली था। अब अनिल चौहान देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा पारेख को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है जिन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 ईस्वी में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था और इस बार यानी कि हाल ही में फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर गुफा कितने मीटर लंबी है। तो देखिए, पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है ये 160 मीटर लंबी गुफा है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर किस जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट के पास गुफा मंदिर है और इस गुफा में कई द्वार हैं जिसमें शेषनाग द्वार और मोक्ष द्वार प्रमुख हैं और इस गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काशीपुर में 11वीं पंचवर्षीय
योजना के तहत वर्ष 2011 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM की स्थापना की गई। और यह देश का किस नंबर का IIM है? 13वें नंबर का। ये देश का 13वां IIM है, काशीपुर IIM। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है किसे? कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को किसने कहा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है किसने कहा था? मुकुंदी लाल ने। मुकुंदी लाल ने गढ़वाल का हातिम ताई कहा? कुंवर सिंह नेगी को। देखिए, कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं और ब्रेल लिपि के विकास के लिए इन्हें वर्ष 1981 ईस्वी में पद्मश्री और वर्ष 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ब्रेल लिपि से इनका संबंध है और किस जनपद से इनका संबंध है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से कुंवर सिंह नेगी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा राजवंश है जिसकी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? तो ये राजवंश है आपका चंद राजवंश। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद राजवंश ऐसा राजवंश है जिसकी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, चंद राजवंश कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था और इसका संस्थापक कौन था? आप सभी को पता होगा, सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था। और परमार वंश की अगर हम बात करें तो परमार वंश में फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्राएं जारी की थी। ये आपको याद रखना है। परमार वंश के फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्राएं जारी की थी। और कुनिंद वंश के शासकों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। जो आपके कुनिंद राजवंश है, कुनिंद शासकों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कौन कौन सी ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं? एक तो है आपकी अमोघ भूति मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है पहली प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और तीसरा प्रकार है आपका चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो आपको याद रखना है कि कुनिंद शासकों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। और अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं जो हैं ये रजत व तांबे की बनी हैं। जिसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देखिए, इसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। ये ध्यान रखेंगे। इसमें अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं इसमें ब्राह्मी लिपि व दूसरी लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में पुरातत्व का जनक माना जाता है हेनवुड को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हेनवुड ने वर्ष 1856 ईस्वी में 1856 में हेनवुड ने देवीधुरा से, कहाँ से? देवीधुरा, जो कि आपके चंपावत जनपद में स्थित है, तो देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की थी। तो इन्हें उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? विद्युत सुविधा से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। किस वर्ष कुटीर ज्योति योजना शुरू की गई? ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर आंसर आपको आ रहा है तो। और आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 1959 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना मसूरी में 1 सितंबर 1959 को हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा गुफाएं और एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था किसके समय? राष्ट्रकूट के शासनकाल के समय। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। और देखिए एलोरा की बात करें तो एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिनमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं गुफाएं और 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से और 30 से लेकर 34 तक की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इनको याद रखना है, 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से और 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से, जबकि 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं यहाँ पर एलोरा में। और एलोरा गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है एलोरा और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। और महाराष्ट्र राज्य के किस स्थान पर एलोरा गुफाएं हैं? औरंगाबाद में, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रतिरक्षा शोध संबंधी कार्य करता है और हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर देबासिसा मोहंती। डॉक्टर देबासिसा मोहंती जो हैं ये हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए भारत में मुगल काल में सैनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के 3 प्रमुख अंगों सामंत, सेना एवं नौकरशाही, 3 अंग कौन कौन से थे? एक तो था आपका सामंत, दूसरा सेना, तीसरा नौकरशाही को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित किया और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था 1567 में प्रारंभ की थी जो कि मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किस क्षेत्र में? कथा साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 जिसमें निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है।
निर्वाचन संबंधी व्याख्या की गई है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है और अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई वर्ष 2011 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है, कौन सा जिला है? ये है पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने अभी भी सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपका। अगला देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ऊपरी गंगा नहर जो है ये हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। और हरिद्वार की दूसरी नहर कौन सी नहर है, ये भी पूछा जा सकता है। आपकी ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है और हरिद्वार की दूसरी नहर है पूर्वी गंगा नहर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी नंबर की नहर है हरिद्वार की पूर्वी गंगा नहर और इस नहर की लंबाई 48.55 किलोमीटर है और इसकी मुख्य नहर से 5 शाखाएं निकाली गई हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? चंदोक, नगीना, नजीमाबाद, नटोर और अलवालपुर। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपके 29 अगस्त को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं और आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।